हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आज दोस्तों पेपर 6 गाला का जो पेपर 6 है उसका सेक्शन बी कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अल्फा निकाल लीजिए और बीटा की वैल्यू, दोनों की वैल्यू निकाल के दोनों का स्क्वायर करके सम कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे वो देखिए फटाफट करके दिखाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जीरोज की बात कर रहा है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर जीरोज। क्या लिख देते हैं, फॉर जीरोज। जो ये हमको पॉलिनोमियल दिया है इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। 9 एंड 5 मतलब क्या, यहाँ पे हमको 9 लाना है, यहाँ 14 है। 14 का अगर हम फैक्टर करते हैं 2 × 7 आता है, 7 2 प्लस करते हैं तो 9 आता है, और 7 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 आता है। बात क्लियर हो गई। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे x प्लस 2 प्लस 7x प्लस 2 हो जाएगा हमारा x प्लस 2 को एक ब्रैकेट में, x प्लस 7 को दूसरे ब्रैकेट में। एक बार इसको 0 के इक्वल रखिए आप, आपका वैल्यू आ जाएगा x की वैल्यू -2 एंड दिस इज x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। वी गेट x इज इक्वल टू -7। यहाँ पर जो x की दो वैल्यूज़ -2 एंड -7 आई, वही आपकी अल्फ़ा की वैल्यू होती है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -7। आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। वेरी सिंपल। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अल्फ़ा का है -2 का स्क्वायर प्लस बीटा है -7 का स्क्वायर। 2 2 जा 4, 7 7 जा 49 मिल जाएगा तो 53 हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यही क्वेश्चन हमसे, यही सोल्यूशन हमसे आंसर इसका पूछ रहा था। दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक, मतलब इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको बनाना है जिसका सम भी दिया है, प्रोडक्ट दिया है। तो सम कितना दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये सम है। क्या है ये, सम है, जीरोस का सम है। √3/2 एंड प्रोडक्ट भी दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है -4। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए छोटा सा फार्मूला होता है। फार्मूला होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बस इसी में रखिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है √3/2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -4। एक बार और इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √3/2 एक्स -4। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, जो इसका नीचे जो इसमें डिनोमिनेटर है इसको हटा देते हैं। हटाने के लिए होगा क्या, आप समझ लीजिए। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे 2 का, तो नीचे आएगा 2 और 2 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर में माइनस यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा हमारा √3x -4 2 जा 8 और उसको हटा देते हैं। यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है। यहाँ पर ये दो इक्वेशन हमको दिए गए हैं। फर्स्ट 27 का फर्स्ट, इसको हमें चेक करके बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर इसको भी चेक करके, दोनों को चेक करके हमको ये बता देना दोनों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, वो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यह है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बात आप समझिए। अगर इसी के जैसा सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करेंगे और इसके जैसा रूप उसका, फॉर्म उसका इस जैसा बने या इसका फॉर्म इस जैसा बने तब तो हो जाएगा, नहीं बनेगा तो नहीं होगा। चलिए फर्स्ट को हम करके दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर -2x, -2 का 3 में मल्टीप्लाई तो माइनस इक्वल टू -6, -2 का -x में माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में तो प्लस, और 2 का x में तो +2x। बात क्लियर हो गई। ये होगा हमारा x² -2x। इस 2x को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो -2x होगा। ये 6 को लाएंगे लेफ्ट साइड में प्लस इक्वल टू 0। x² -4x प्लस 6। अब हम इसको कंपेयर कर देते हैं। ये जो हमारा आया हुआ है क्या है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसके जैसा हमको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और ये होगा हमारा यस। सेकेंड वाला सॉल्व करके चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है -3x + 1 = a - b टू होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a - b इंटू होल स्क्वायर, तो होता है a² + b² - 2ab। तो ये भी वैसी उसी के जैसा है, a² मतलब x², b² मतलब 2 × 2 = 4 -2 × 2 = 4x, ये हो गया। अब यहाँ से हम एक ही लाइन में इसको क्लियर कर देते हैं, ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वाड्रेटिक के लिए x की जो एक पावर है वह हाईएस्ट पावर 2 होनी है। क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है पावर 2। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तब तो क्वाड्रेटिक होगा, अगर हाईएस्ट पावर 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। यहाँ हाईएस्ट पावर दोनों साइड सेम था तो कट गया, इसका मतलब यह क्वाड्रेटिक नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। मतलब 2 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? 10 से लेकर 99 तक के जो नंबर्स होते हैं वो 2 डिजिट के होते हैं, लेकिन उसमें सबसे छोटी ऐसी कौन सी नंबर जो 3 से डिवाइड हो? 10 तो होगी नहीं, 11 भी होगी नहीं, 12 होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर हमको एक AP मिल जाएगा, वो हमारा AP होगा 12। अब उसके बाद 3 प्लस है क्योंकि 3 से डिवाइड होगा तो 12 होगा, उसके बाद कौन होगा? 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा, और इसी तरह से लास्ट जो 2 डिजिट की नंबर जो 3 से डिवाइड होगी वो होगी हमारी 99। अब यहाँ से हम कुछ यहाँ पे डेटा हम निकाल लेते हैं, जैसे a = 12 हो गया, d = 15 - 12 = 3 हो गया, एंड ये लास्ट नंबर इसे लास्ट टर्म बोलते हैं, l = 99। और हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पता है फॉर्मूला होता है फ्रॉम L = a + n - 1 × d। L की वैल्यू हमको यहाँ पे पता है, कौन है? 99 है, और a की वैल्यू हमारी कितनी है? 12 है, प्लस n - 1 × d की वैल्यू है 3। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रखी गई है। तो 99 में से 12 को माइनस लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस होगा, और n - 1 × 3 हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा 7 और 8, खरे ना? 99 - 12 = 87 = n - 1 × 3। अब 3 को भी लेफ्ट लाएंगे तो अपॉन में हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आके अपॉन में हो जाता है। 3 काटेंगे, 3 × 2 = 9, 3 × 27, तो n - 1 = 29 यहाँ लिख देते हैं। 1 को राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और कुल 30 ऐसे 2 डिजिट के नंबर्स होंगे 30 जो 3 से डिवाइड होंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, फाइंड द सम 34 + 32 + 30 + डैश 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 + 10। ये जितने भी यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं सारे टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। तो सारे टर्म्स के सम को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि इसमें टर्म्स के नंबर, टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स को पहले फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हमको मिल रही है। पहला AP है, a = 34 एंड d = 32 में से 34 को माइनस किया जाता है तो आएगा -2, और लास्ट टर्म हमको यहाँ पता है 10 है। लेकिन टर्म्स कुल कितने? लास्ट टर्म तो 10 है, लेकिन टर्म्स कुल कितने हैं वो n की वैल्यू हमको फाइंड करनी सबसे पहले, उसके बाद फिर फॉर्मूले में रख के हम इसको सॉल्व करते हैं। हमको पता है L = a + n - 1 × d, यहाँ फ्रॉम लिख दिया करें तो अच्छा रहेगा। लास्ट टर्म हमारा है 10 = a हमारा 34 है, प्लस n - 1 है, d की वैल्यू -2 है। यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 10 - 34 लेफ्ट हैंड साइड आएगा, = n - 1 × -2 होता है। इसमें से इसको माइनस करते हैं तो -24 बचता है। 2 को लाएंगे तो अपॉन में -2 हो जाएगा, = n - 1 कट कर देंगे तो बचेगा 12। माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएगा, और 2 से 24 में डिवाइड करेंगे तो 12 बचेगा। तो हो जाएगा हमारा n - 1 = 12, यानी n = 12। 1 को राइट ले जाएंगे तो यहाँ पे कुल टर्म्स के नंबर हैं, जो कुल टर्म्स हैं वो 13 आ गए। अब इनका हमें सम फाइंड करना है। सम के लिए क्वेश्चन फॉर्मूला है, क्या है? Sn = n/2 2a + n - 1 × d। समझ रहे हैं? Sn = n/2 2a + n - 1
इंटू डी, ये है हमारा सम को फाइंड करने का फॉर्मूला। तो n की वैल्यू 13 है तो 13 टर्म्स की हमें सम फाइंड करना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 13/2, 2a की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 34 है, n है हमारा 13 - 1 और d की वैल्यू -2। इसको सॉल्व कर दीजिए आपके आंसर आ जाएंगे। 13/2 रहने दीजिए भी, 34 2 जा 68 प्लस यहाँ बचेगा हमारा 12 2 जा 24, वो भी माइनस में, किसमें माइनस में हो जाएगा 24। अब इसको सॉल्व करेंगे 13/2 मल्टीप्लाई, अब माइनस करिए 8 - 4 = 4, 6 - 2 = 4, तो कटेगा तो हो जाएगा 22 और 13 2 जा 26 कैरी 2 और 26 28, यानी कि 13 टर्म्स का जो सम था वो हमारा आया 286। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी दिया गया है और इसमें ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो बी दिया है, कोई नंबर नहीं दिया है, इसी की वैल्यू हमको नंबर में फाइंड करनी है, बराबर। तो देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ मान लीजिए पॉइंट ए हो गई, यहाँ पॉइंट बी हो गई, इसको मैं मिला देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, यहाँ दिया गया है √26 दिया गया है और इसका कोऑर्डिनेट हमको दिया है 2 और 4 और इसका कोऑर्डिनेट दिया है -3 और b। ये मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आपका आसान 50% तक, सॉरी आपका काम 50% तक आसान हो जाता है। बात समझ लीजिए, आपका काम 50% तक आसान कैसे होता है अभी देखिए मैं आपको बता दूँ। इतना लिखने के बाद आप करेंगे क्या, ये आपका x1 होगा, ये आपका y1 होगा, ये आपका x2 होगा, ये आपका y2। आपको इधर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं कि x1 = इतना, y1 = इतना, कुछ नहीं, आप बना दीजिए, इससे समझ में आ जाएगा। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है पूरा, वो डिस्टेंस तो हमको पता है 26, वो भी रूट के अंदर है, किसके अंदर है, यूनिट में होगा और क्या। अब क्या करेंगे हम, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है, ए बी है तो ए बी = हो जाएगा इन द रूट। देखिए दोनों फॉर्मूले होते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या फिर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट में हल करके दिखाता हूँ। x1 - x2, x1 - x2, तो x1 2 और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 + 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी कि 4 - b का होल स्क्वायर। डायरेक्ट मैंने रख दिया और ए बी की जो वैल्यू उसको भी यहाँ मैं रख देता हूँ, एक ही लाइन में कर देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे क्योंकि रूट हटाना है तभी तो सॉल्व होगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा, देखिए रूट वाली नंबर का स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है और नंबर बचती है, तो हो जाएगा हमारे यहाँ पे 26 = ये रूट हट गया 2 3 5 5 5 जा 25 प्लस b 4 - b2 होल स्क्वायर, 4 - b2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 26 25 लेफ्ट आएगा तो माइनस हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -4 2 जा 8b। सॉल्व करिए, यहाँ बचेगा 1 = 4 4 जा 16 प्लस b² -8b। ठीक है, तो 16 इधर आएगा तो हो जाएगा हमारा 15, या उधर ले जाओ ना, छोड़ो। क्या करेंगे हम, b² -8b प्लस 16 - 1 = 0, b² -8b प्लस 15 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2 वैल्यू मिलती है, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 वैल्यू, दोनों में से कोई भी हो सकती है। 15 को 2 भागों में बांटेंगे, मतलब उसका फैक्टर करेंगे, 2 या 3 जितने में भी हो। तो 15 हमारा होता है 3 5 जा 15, मल्टीप्लाई करने में 15 आ गया 3 5 का, और 3 5 को प्लस भी किया तो 8 आ गया, वो भी माइनस में, दोनों को माइनस रखेंगे तो हो जाएगा b² -3b -5b प्लस 15 = 0। यहाँ दोनों क्या कॉमन है, दोनों में b -3 -5b -3 = 0। b -3 को एक ब्रैकेट में और b -5 को दूसरे ब्रैकेट में = 0। इसको 0 की इक्वल करेंगे तो b -3 = 0, b = राइट में लाएंगे तो प्लस में 3 होगा, b -5 = 0, राइट में लाएंगे तो b = 5 होगा।
मतलब पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा वैल्यू ऑफ बी, तो हो जाएगी, मैं लिखूँगा यहाँ पे। सो वैल्यू ऑफ बी 3 और 5 दोनों वैल्यू हो सकती है, और है 30 नहीं समझ लेना है, 3 और 5 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जो पूछ रहा था आपसे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है। यहाँ पर एक पैरेललोग्राम दिया गया है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है वो हमने लिख दिया है, और डी जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, उसी को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ होता है, ये जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, और दूसरे को मिड पॉइंट पर कट करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो जब बाइसेक्ट करेंगे तो बीच वाला पॉइंट ही उसका मिड पॉइंट होता है, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लगा कि इसको सॉल्व करके देखते हैं आता है कि नहीं है, आता है। तो लिखेंगे मिड पॉइंट फॉर AC। चलिए AC का मैं निकालता हूँ, ये A और C, इस AC लाइन का मैं मिड पॉइंट जानने की कोशिश करता हूँ। इसका मिड पॉइंट, दोनों का मिड पॉइंट सेम आएगा O पर ही, ठीक है ना। जो इसके x की वैल्यू होगी AC की, वही BD के x की वैल्यू होगी, और जो AC के y की वैल्यू होगी वही BD के y की भी वैल्यू होगी, ठीक है ना। इसलिए अब क्या करेंगे हम, देखिए x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 होता है, एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2 होता है। ये होता है मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला अगर उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2, x1 और यहाँ पे x1 एंड x2 यानी 1 प्लस 5/2 इसमें, एंड y1 प्लस y 2 प्लस 9/2 इधर, 2 प्लस 9/2। तो x इज इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6, x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे हो गया, y इज इक्वल टू 11/2 यहाँ पर हो गया। ये दोनों वैल्यूज़ हमको यहाँ से मिल गई। अब हम BD की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, BD की, मिड पॉइंट फॉर BD, मिड पॉइंट फॉर BD। देखिए BD के लिए क्या होगा, सेम वही फॉर्मूला, x इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको x1 मानिए, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 मतलब क्या, 2 प्लस p/2, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 4 प्लस q/2, 4 प्लस q/2। चलिए कोई बात नहीं, इसको आप 1 मानिए, इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस 4। अब देखिए उनको हमें कंपेयर करना होगा, जैसे कि अगर जहाँ पे x यहाँ पे x है तो इस वाले को लेंगे इसके साथ, और y वाले को y के साथ, मतलब 1 को 3 के साथ एंड 2 को 4 के साथ। यहाँ राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, क्या हो जाएगा भाई, x की वैल्यू 3 है तो यहाँ रख देंगे 3 इज इक्वल टू 2 प्लस p/2, इधर जाएगा 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 2 प्लस p, और यहाँ से सॉल्व करें तो p इज इक्वल टू 6 माइनस 2, p की वैल्यू आ गई हमारी 4। इसी तरह से 2 एंड 4 को हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4। देखिए y की वैल्यू 11/2 है तो यहाँ रख देंगे हम 11/2, और राइट में है 4 प्लस q/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, q इज इक्वल टू 11 माइनस 4, q इज इक्वल टू 6। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D 4 एंड 6, यही आपका आंसर हुआ। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर 11 में से 4 माइनस करते हैं तो 7 आता है, ठीक है, वो बाद में देखने में मालूम पड़ा, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है, ओके। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रूव दैट sec a 1 माइनस साइन a sec a प्लस tan इज इक्वल टू 1। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हम लेकर सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड इसकी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो समझिए हमारा इक्वेशन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। करके दिखाते हैं, यहाँ लिखते हैं प्रूफ। चलिए पहले राइट कर देते इसको लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड sec a 1 माइनस साइन a sec a प्लस tan a बराबर, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड वाली
नंबर्स को लिख लिया है। अब आपको पता होना चाहिए सेक की वैल्यू होती है 1/cos A, 1 माइनस साइन यहाँ पे रहने देते हैं। सेक A की वैल्यू होती है 1/cos A और tan A की वैल्यू होती है sin A/cos A। तो जितनी भी वैल्यूज हमने यहाँ लिखा है उसको मैं एक ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज सेक A इज इक्वल टू 1/cos A और tan A इज इक्वल टू sin A/cos A। ये आपका ट्रायग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये सब फार्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे तभी आपका क्वेश्चन हो पाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम और इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस साइन A होता है, अपॉन में तो cos से बचा रहता है, इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर ये ब्रैकेट बना देते हैं और इस ब्रैकेट में लिख देंगे 1 प्लस साइन A अपॉन cos से दोनों का क्या है एलसीएम सेम है, मतलब नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो cos ही आएगा, एलसीएम नहीं डिनोमिनेटर। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक चीज़ और लिखते हैं, 1 माइनस साइन A को एक ब्रैकेट में एंड 1 प्लस साइन A विल बी रिटेन इन सेकेंड ब्रैकेट होल अपॉन cos से मल्टीप्लाई cos A इक्वल टू cos स्क्वायर A। यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं 1 माइनस साइन A 1 प्लस साइन A इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A। क्यों होगा ये मैं आपको भी बता रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला आप ये भी जानते हैं कि अगर किसी ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस बी रहे और सेकेंड 1 प्लस बी रहे तो दोनों की जो वैल्यू आएगी वो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगी, उसी से हमने इसको लिखा हुआ है। क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर आएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है cos स्क्वायर A अपॉन में cos स्क्वायर A। क्यों? क्योंकि बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू cos। देखो सारे हर जगह यहाँ पे फार्मूला ही यूज हुआ तो ये दोनों सेम है तो कट जाएंगे, इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड आ गया। ऐसा 1 लिख के लिख दीजिए यहाँ नीचे पे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। हैंस क्योंकि लेफ्ट को लेकर चलते हैं राइट की वैल्यू आ जाती है, समझ लीजिए हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। फाइंड x इफ, ये दिया गया है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबकी वैल्यू रखिए, x की वैल्यू आएगी, कैसे आएगी देखिए, √3 tan 2x इज इक्वल टू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, साइन का होता है 1/√2 एंड cos का भी होता है 1/√2। देखिए अपने आप आ जाएगा, फटाफट आएगा, √3 tan 2x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, रूट का रूट में मल्टीप्लाई सेम नंबर है तो रूट हटेगा, बचेगा क्या हमारा 2, √3 tan 2x इज इक्वल टू 2/2 आएगा 1, तो हो जाएगा यहाँ पे tan 2x इज इक्वल टू 1, ये √3 आएगा तो अपॉन में √3 हो जाएगा। थोड़ा सा और यहाँ पे एक वैल्यू रखते हैं, tan 2x इज इक्वल टू 1/√3 जो होता है ना, tan 30 की वैल्यू होती है, किसकी होती है tan 30, क्योंकि यहाँ आप लिख देंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, यहाँ लिख देंगे बिकॉज। ठीक है, और यहाँ पे जो आया है ये, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं बिकॉज, क्योंकि जहाँ पे हमने जो वैल्यू फाइंड रखा है यहाँ पे प्लेस किया है वो सारी बातें हमको पता होनी चाहिए कैसे आया। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 एंड cos 45 डिग्री आल्सो विल बी 1/√2। बात समझ में आ रहा है? बस tan दोनों इक्वल है तो tan मान लीजिए कट गया तो 2x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, हो गया 15 x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 15 हो गया, डिग्री में आएगा तो डिग्री हो गया, ये हमारा आंसर हुआ। ये एक टावर है, इस टावर के बेस से 30 मीटर की दूरी की जो डिस्टेंस है, यहाँ से इस टावर का जो टॉप पॉइंट R है, यहाँ से देखने पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का बन रहा है।
तो हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, टावर की हाइट क्या है, हमको पी आर की वैल्यू पूछ रहा है। मैं यहाँ लिख दिया हूँ पी आर इज़ द, क्या है, पी आर इज़ अ टावर एंड क्यू इज़ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। हमको फाइंड करना है पी आर इज इक्वल टू हाउ मच। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप समझिए। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, ऐसे क्वेश्चन आपको आते होंगे, नहीं आता होगा फिर देख लीजिए। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, तो इसमें हम समझिए राइट एंगल ट्राइंगल फिर मैं बता देता हूँ। ये हमारा हाइपोटेनस होता है, ये हमारा मान लीजिए बेस हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ बेस और परपेंडिकुलर दो चीज़ों में अगर हमको रिलेशन लिखना है तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन किस में आता है, tan में आता है। क्योंकि यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, अरे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी और पी क्यू आर में क्या है, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो हम इसको लिख सकते हैं, जो ये परपेंडिकुलर है तो ऐसा लिखिए tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है किसका, tan थीटा का। परपेंडिकुलर कितना है, पी आर है, क्या है, पी आर है। बेस कितना है, पी क्यू है। बात समझ रहे हैं। और थीटा जो है एंगल है, एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ राइट कर देंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी आर की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और पी क्यू की वैल्यू हमको पता है 30 मीटर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू पी आर अपॉन 30 मीटर। यहाँ फिर लिखते हैं बिकॉज tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 लिखा जाता है, हमने राइट कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर का √3 में करेंगे तो हो जाएगा √3 इंटू पी आर इज इक्वल टू 30 मीटर यहाँ होगा। थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 30 मीटर अपॉन √3। हमने आपको बताया पहले कई बार कि अगर नीचे रूट है तो उसको हटा दिया जाता है। तो नीचे √3 और ऊपर √3 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पी आर इज इक्वल टू हो जाता है 30√3 मीटर अपॉन √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट के 3 बचता है, 3 10 30। तो हो जाएगा पी आर इज इक्वल टू 10√3 मीटर। यही हाइट हो जाएगी किसकी, इस टावर की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 पे पहले सॉल्व कर दिया हूँ, केवल आपको समझाना है। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ ए साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। मतलब सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या है, एक हमारा ये क्यूबिकल ब्लॉक है जिसके ऊपर एक इस तरह से हेमिस्फीयर इसके ऊपर सरमाउंटेड, इसके ऊपर रखा गया है। मान लो इस तरह से, मान लो ये है, इसके ऊपर इस तरह से हेमिस्फीयर आपका रखा गया है। तो अब यहाँ हेमिस्फीयर का भी और ये जो है हमारा क्यूबिकल ब्लॉक, इसका दोनों का हमें सरफेस एरिया निकाल कर ऐड कर देना है। तो टोटल सरफेस एरिया पूरे ब्लॉक का यार पूरे वस्तु का आ जाएगा। लेकिन आपको पता होगा जो क्यूबिकल ब्लॉक होता है उसका जो सरफेस एरिया होता है 6a² होता है, और जो हेमिस्फीयर होता है उसका 2πr² होता है। लेकिन उसके साथ साथ इसमें से एक πr² निकालना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक क्यूब वाली वस्तु है। अब क्यूब वाली वस्तु कोई है, मान लीजिए सपोज दैट ये आपकी, ये तो है क्यूबिकल क्यूबॉइड है, पर हम यहाँ पे क्यूब की बात करते हैं, इतना कट कर देंगे, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर रहती है। तो यहाँ पे इसके 6 जो होते हैं लेयर होते हैं। मान लीजिए अगर इसके ऊपर एक हमने हेमिस्फीयर रखा है तो उस पर एक जो सर्कल होता है हेमिस्फीयर का, उस सर्कल को हम यहाँ से हटा देते हैं। उस सर्कल को हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। हटाने के बाद मान लीजिए यही है, ये क्यूब है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, एक हेमिस्फीयर रख दिया, ठीक है, इस तरह से हेमिस्फीयर रख दिया। तो टोटल सरफेस एरिया जब हमको निकालना होगा तो टोटल सरफेस एरिया ये पूरा देखो, ये पूरे साइड का निकलेगा और ऊपर का निकलेगा। लेकिन अंदर वाला जो बचता है ये हमारा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर आप समझिए किस तरह से बनता है। ये हेमिस्फीयर होता है मान लीजिए, तो यहाँ पर एक सर्कल भी हो जाता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हमने लिखा है माइनस,
एरिया ऑफ बेस ऑफ ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की जो एरिया होगी बेस की, मतलब इस तरह से सपोज दैट ऐसा हेमिस्फीयर आपका, ठीक है ना, ये आपका हेमिस्फीयर हो गया। और जो ये आपका हेमिस्फीयर हुआ, तो जब इस हेमिस्फीयर को इसके ऊपर रखते हैं तो ये वाला एरिया इसको पूरी तरह से क्या, इसको खोखला कर देते हैं, क्या कर देते हैं, खोखला, हॉलो कर देते हैं। उसके बाद इसको ढकते हैं तो नीचे का जो एक सर्कल बनता है ना, ये पूरा सर्कल हट जाता है, पूरा सर्कल हट जाता है। इसलिए एक पाई आर स्क्वायर जो होता है उसको हम इसमें से माइनस कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर लिखा है तो कोई बात नहीं, अगर किसी भी क्यूब के ऊपर आप हेमिस्फीयर रख रहे हैं तो उसका जो एरिया होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर को निकाल दीजिए, तो आप क्यों लिख लीजिए 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। आपको ऐसे समझा सकते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर रख के हमने पाई आर स्क्वायर यहाँ पे क्यों माइनस किया, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें से क्या निकला है। क्योंकि जब हम इसको इसके ऊपर सरमाउंटेड करेंगे तो इसमें जो ये तो होता है पूरा सॉलिड का, लेकिन वो क्या है, हॉलो हो जाएगा, हॉलो हो जाएगा। क्यों, सॉलिड रहेगा, मान लीजिए अगर सॉलिड रहेगा तो इतना पार्ट जब इसके साथ मैच हो जाएगा तो इसका तो निकालना ही नहीं है ना, तो बाहर बाहर का निकला, ये अंदर हो जाता है और बाहर का हमको निकालना होता है। इसलिए वहाँ का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसका हमें एरिया नहीं निकालना होता, बल्कि हमको बाहर बाहर वाले पार्ट का एरिया निकालना होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया बेस ऑफ हेमिस्फीयर, उसको माइनस कर देंगे क्योंकि उसका हमें एरिया निकालना नहीं होगा, और बाकी करो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो सारी वैल्यू हमने यहाँ पे रखा है। ए की वैल्यू 7 होगा, 7 क्यों होगा, यहाँ पे लिखा है क्यूबिकल ब्लॉक उसकी साइड 7 है तो हमने 7 रख दिया, तो 7 का स्क्वायर हो गया। पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ से हमने लिखा है 7/2, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया और सबको हमने सॉल्व कर दिया। पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ पे 22/7, ठीक है। कुछ कटेगा, 7 से 7 कटेगा, 2 से कटेगा 11 आएगा, ठीक है। अब 7 से 7 कटेगा, 2 से कटेगा 2, 2 से कटेगा 11, तो 11 7 जा, देखिए यहाँ पे हो गया, ठीक है। और जब 2 का डिवाइड 3.7 में करेंगे तो 3.5 आएगा और यहाँ पे 11 होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 38.5 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो सेम वही बचेगा 38.5, जब इसको प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे ये आपके सॉलिड का सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बॉल सरमाउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वेसल। इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, ये हेमिस्फेरिकल बॉल है, मान लीजिए ये हो गया हेमिस्फेरिकल बॉल, ठीक है। इसको मैं इस तरह से बना देता हूँ, हो गया, ये हो गया आपका हेमिस्फेरिकल बॉल। फिर क्या कह रहा है, सरमाउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर है इस तरह से जो इसके ऊपर इस तरह से सरमाउंटेड है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने बना दिया, ये बन गया हमारा क्या, सिलेंडर हो गया, क्या हो गया, ये सिलेंडर हो गया। अब कुछ चीज़ें और कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऐसा हो सकता है पर इसको हम लेंगे नहीं ऊपर वाले को, केवल आपको समझाने के लिए ले रहे हैं। ये इस तरह से होगा, ठीक है। ये एक पूरा फिगर बन गया जो हमको वेसल दिया गया है क्वेश्चन में। चलिए अब क्या कह रहा है, डायमीटर जो है हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर, ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है, ये डायमीटर, ये पूरी लाइन डायमीटर होती है, तो जो ये लेंथ दूरी होगी, डिस्टेंस लेंथ, वही ये भी होगी, ठीक है ना, दोनों की सेम होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ध्यान दीजिएगा, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल मतलब आर इज इक्वल टू 14 का हाफ होता है तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अरे भाई जब ये पूरा 14 है, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है, तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक ही होगा, 7 ही होगा रेडियस ना, रेडियस 7 हो गया। उसके बाद कुछ और कह रहा है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट 6 सेंटीमीटर कह रहा है, मतलब ये हाइट जो सिलेंडर की है ना, ये 6 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वेसल, अगर कैपेसिटी की बात करें तो इसका हमें कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया दोनों का मिला के नहीं निकालना है, हमको फाइंड करना है वॉल्यूम। क्या लिखेंगे,
वॉल्यूम। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल। अब यहाँ पे कितने वेसल हैं? 2 वेसल हैं। पहला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस दूसरा कौन है? दूसरा है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाँ, सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखिए दोनों का जो फॉर्मूला होता है, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस, और सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब समझिए आप, सब कुछ तो क्या है, इसमें हाइट केवल है। अब पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है, दोनों का सेम होगा, आर भी दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि देखो जो ये बॉल है, ये जो बॉल है, बॉल जो है हमारा, ये हेमिस्फीयर जो है, इसका जो ये डायमीटर है वही डायमीटर इसका हो जाएगा, और इसका जो रेडियस होगा, दोनों का रेडियस सेम होगा। ठीक है, बात खत्म हो गई। अब क्या करें, कुछ चीज़ें हम बाहर निकाल लेते हैं, एक ही बार उसको मल्टीप्लाई करना। पाई आर स्क्वायर को हमने बाहर किया, हमको ब्रैकेट मिलेगा 2/3, एक आर यहाँ से बचा, यहाँ बचा हमारा एच। सारी वैल्यू रखिए। पाई की वैल्यू 22/7, आर दोनों का सेम है, तो हो गया 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, 2/3 इंटू 7 सेंटीमीटर प्लस एच है किसका? उसका है, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का एच कितना है? 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम, तो हो जाएगा 7 से 7 डिवाइड हो गया, और 22×7 = 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा ब्रैकेट में एक बार और चेक सॉल्व कर लेते हैं। 7×2 = 14/3 प्लस 6 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 14 प्लस 3 6 = 18/3। तो 154 मल्टीप्लाई 32/3 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ सेंटीमीटर तो रहेगा ही, सेंटीमीटर क्यूब। बस इसको सॉल्व करिए, 3 से डिवाइड होगा, 3 5 = 15, 3 1 = 3, नहीं डिवाइड होगा तो होगा हमारा, नहीं होगा तो आंसर में हमारा क्या किया है, आंसर में इसको मल्टीप्लाई करके अपॉन में 3 रख दिया है। तो मैं मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, कितना आएगा? 154 × 32, 2 4 = 8, 2 5 = 10, 2 1 = 2 1 3, 3 4 = 12, 15 1 16, से 3 1 = 3 1 4, हो जाएगा 8294। तो हो जाएगा 4928/3 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर होगा। तो कैपेसिटी हो गई 4928, यही कैपेसिटी हो गई इस पूरे वेसल की। दोस्तों इस सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो लोग हमारे वीडियो को देखते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक किया करें, अच्छा कमेंट किया करें और शेयर करना न भूलें। आइए क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं 37। यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है जिसमें हमको मीडियन दिया है डेटा का। क्या दिया है? मीडियन दिया है 10 है। हमसे मीन पूछ रहा है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले मीडियन का एक फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि डेटा हमको यहाँ एक्स वेरिएबल दिया गया है, कोई इसका परफेक्ट नंबर तो है नहीं। तो परफेक्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको मीडियन में ही रखते हैं। पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। पहले आप समझिए, सबसे छोटी नंबर कौन है? x/5 है। तो पहले हम उसको एडजस्ट करते हैं, x/5 को लिखते हैं, फिर x/4 को लिखते हैं, फिर x/3, x/2 एंड सबसे लंबी नंबर, बड़ी नंबर जो है x है। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। अब डेटा क्या है, इसको हम काउंट करते हैं, कितने डिजिट के हैं? 1 2 3 4 5। 5 आपका ऑड होता है कि इवन होता है? 5 हमारा ऑड होता है। तो यहाँ लिखेंगे n = 5, जो क्या है हमारा? ऑड है। तो ऑड का जो मीडियन के लिए, जो ऑड के लिए जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा n+1 सेकेंड टर्म, वही आपका मीडियन होता है। बट मीडियन हमको पहले दिया गया है, कितना दिया? 10। तो मीडियन जगह हम रख देते हैं 10 = n कितना है? 5 + 1 सेकेंड टर्म
सेकेंड टर्म या सेकेंड टर्म। तो 10 इज इक्वल टू 5 1 6, 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, थर्ड टर्म। क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म। यहाँ से चेक करिए थर्ड टर्म क्या है, 1 2 3, ये थर्ड टर्म है हमारा। तो इसी क्या रखा जाएगा, x/3। तो 10 इज इक्वल टू x/3, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल टू 10 3 जा 30 हो जाएगा। ये तो अभी हमको x की वैल्यू आई। अब इस x की वैल्यू इसमें हम पुटअप करेंगे तो हमको परफेक्ट नंबर मिलेगा। सो डेटा आर हमारा हो जाएगा, डेटा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, देखिए यही देख लीजिए, x की जगह रखेंगे 30, तो 30 में 5 का डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 6 36 है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। फिर यहाँ पर रखेंगे 30, 30 में 4 का डिवाइड करेंगे, तो 30 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 50, 7.5 आ जाएगा। यहाँ रखेंगे 30, तो 3 का डिवाइड करेंगे तो होगा हमारा 10, यहाँ 30 तो होगा हमारा 15, और यहाँ हमारा 30। ये हमारा डेटा जो कंप्लीट डेटा था वो ये है हमारा 6 7.5 10 15 एंड 10 अब 30। अब इसका हमें मीन निकालना है। तो मीन क्या होता है, मीन के लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबको सम करिए, 6 7.5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 30 अपॉन नंबर कितने 1 2 3 4 5 है ना, ऐड करिए 30 15 45 10 55 55 6 61 61 7 67.5, 5 का डिवाइड करिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो मीन हो जाएगा इन ऑब्जर्वेशन के जो मीन है वो हो जाएगा 13.5। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अभी C और D पेपर 6 का रह गया है, वो भी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।